नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल एकेएम की पाठशाला पर। तो साथियों, आज हम लोग क्लास 10 का जो है विज्ञान का सब्जेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, जो विज्ञान में जो अभी 2 दिसंबर, ठीक है 2 दिसंबर जो 2023 को जो अभी फ़िलहाल ही में एग्ज़ाम हुआ है, उसी का ये टेस्ट पेपर है। ओके, तो उम्मीद है कि आप सारा टेस्ट पेपर को ज़रूर लगा रहे होंगे। हम जैसे जैसे आ रहा है सारा टेस्ट पेपर हम अपलोड करते जा रहे हैं। यदि आपको कोई और टेस्ट पेपर चाहिए, जैसे जो बीच में छूट गया हो आपके अकॉर्डिंग, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। हम उसके लिए एक नए वीडियो के साथ ज़रूर आपको बना कर देंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें यह है आपका विज्ञान का, और यहाँ पर आपका जो है ये क्लास 10 का है, और इसमें टोटल 75 मिनट का टाइमिंग है। और फुल मार्क्स की हम लोग बात करें तो इसमें आपका 40 मिनट का है। ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये कुछ सामान्य निर्देश है जो कि आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, पढ़ना अनिवार्य है। 1-2 पढ़ ले रहे हैं, बाकी आप अच्छा से पढ़ लेंगे। ठीक है, सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, क्या है, सभी क्वेश्चंस का प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ठीक है, सभी क्वेश्चन अनिवार्य हैं। ठीक है, इस प्रश्न पत्र में कुल 16 प्रश्न हैं। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 16। कितना? 16, यानी 16 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। 3 नंबर में क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए 2 अंक है, और लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए भी 2 अंक है, और लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए 3 अंक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए 5 अंक है। ठीक है, तो इस तरह से 4 स्टेप में आपको देखने को मिलेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, और लघु उत्तरीय प्रश्न एक और है आपका। ठीक है, और फिर आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 5 अंक का आपको रहेगा। ओके, 2 मार्क्स आर गिवन फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 2 मार्क्स फॉर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, 3 marks for short answer questions and 5 marks for long answer questions। तो इस तरह से आपको यहाँ पर कुछ निर्देश है, या इसको आप अच्छा तरह से समझ लेंगे। इसमें दिया गया कि दिया आपका कोई गलत भी होता है तो उसमें आपको कोई अंक नहीं काटा जाएगा। इसलिए सभी प्रश्नों को बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। हम लोग बात करें तो डायरेक्ट प्रश्न पर, ये सब आप अच्छा से पढ़ लेंगे। हम लोग डायरेक्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या फर्स्ट क्या कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। यदि आप प्रश्न का आंसर जान रहे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना आंसर पिन करेंगे। ओके, तो इसका जो आंसर होगा आपका टेस्ला होगा। क्या होगा? टेस्ला, यानी खा इज़ द राइट आंसर। ओके, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज राइट आंसर क्या होगा? टेस्ला। क्या होगा? टेस्ला इज द राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या हम लोग 2 की बात कर लेते हैं। इसमें क्या है कि किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक या तार पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन निम्न में से कौन करता है। तो जो इसका आंसर होगा, यदि आप इसका आंसर जान रहे होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करेंगे। आपका जो आंसर होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं तार के लंबवत होती है। क्या होती है? लंबवत होती है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न के देखते हैं। चलिए, तो अब हम लोग प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, क्या होता है? शून्य होता है कि इसके सिर के ओर सीने जाने पर घटता है, या इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, या सभी बिंदुओं पर समान रहता है। तो जो इसका आंसर की हम लोग बात करें तो इसका आंसर जो होगा ये सभी बिंदुओं पर समान रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 4। एक अधातु जिसमें चमक होता है, तो इसमें ऐसे अधातु का चयन करना है जिसमें क्या होता है? चमक होता है। जैसे इसमें आपको देख पा रहे होंगे कि कोयला हो गया, सल्फर हो गया, ब्रोमीन हो गया, और आयोडीन हो गया। तो इसमें से आखिर जो है अधातु तो है, लेकिन सबसे चमक ज़्यादा किस में होता है? तो इसमें आंसर जो होगा आपका आयोडीन, यानी आयोडीन इज़ द राइट आंसर। आपका इस सवाल का जवाब का आंसर होगा। ठीक है,
सवाल का जवाब होगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 5। अब प्रश्न संख्या 5 क्या कहते हैं देखिएगा। इस प्रश्न में सोल्डर किसका मिश्र धातु है? सोल्डर जो है किसका मिश्र धातु है? तो जो इसका आंसर जो होगा, एक होगा टीन और एक होगा सीसा। ठीक है, क्या होगा? एक टीन और एक सीसा इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रश्न 6। अधातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं अम्लीय होते हैं कि क्षारीय होते हैं कि उभयधर्मी होता है कि उदासीन होता है? तो इसका जो आंसर की हम लोग बात करें, इसका आंसर जो होगा, अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं सामान्यतः अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? सामान्यतः अम्लीय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। ये प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 की हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये क्या कहता है? निम्नलिखित में से गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। जो यहाँ पर ग ख क ख ग ये घ जो 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन है? ठीक है, तो इसको आप जल्दी से बताएंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो सौर ऊर्जा होगा। क्या होगा? सौर ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम लोग बात कर लेते हैं 10 की। सौर पैनल में निम्न में से किस धातु का उपयोग होता है? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आपका सिलिकॉन। सिलिकॉन इज द राइट आंसर। ठीक है, और नैनो सौर पैनल में जो उपयोग किया जाता है उसका में पॉलीमर का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग प्रश्न की बात कर लेते हैं 11 प्रश्न कहता क्या है उसको देख लेते हैं। 11 प्रश्न है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? एक उदाहरण देना है। ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? उदाहरण दीजिए। तो उभयधर्मी ऑक्साइड कहते किसको है, पहले उसको समझ लेते हैं कि आखिर उभयधर्मी ऑक्साइड किसको कहेंगे। ठीक है, तो वैसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ जब अभिक्रिया करते हैं, समझिएगा ध्यान से, वैसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो जल बनता है। तो ऐसे ऑक्साइड को हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, याद हो गया कि ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके जल बनाते हैं, तो ऐसे ऑक्साइड को हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे जिंक, एल्युमिनियम, कांच और टिन इत्यादि। ठीक है, तो ये सब क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं, प्रश्न संख्या 12। अब प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल कर लेते हैं। इसमें है आपका कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता क्या है इसके बारे में। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, चाहे कोई भी हो, ठीक है, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। सपोज दैट कि ये आपका है आपका एक चुंबक, और जब इसमें हम करंट लगाएं, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किए, तो ये चारों ओर क्या करेंगे? अपने ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। क्या करेंगे? अपने ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। तो इसे ही हम लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। याद हो गया होगा। ठीक है, फिर समझ लीजिएगा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो है, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, जब किसी चालक तार हो चाहे कुछ भी हो चुंबक में, ठीक है, तो जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है किसी चुंबक में, तो वह अपने चारों ओर क्या करती है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न। इस तरह से अगर मान लो कि इधर से हम करंट दिया है इसको, तो निश्चित रूप से इधर भी अपना क्षेत्र, इधर भी जहाँ तक इसका प्रभाव बनेगा वो अपना काम करेगा,
और इधर भी जैसे जहाँ तक प्रभाव बनेगा वहाँ पर कटेगा। तो जहाँ तक इसका प्रभाव बनता है, ठीक है, जहाँ तक इसको प्रभाव देखने को मिलता है उसी को हम लोग बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ओके, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं, प्रश्न संख्या 13 की। ऊर्जा के उत्तम स्रोत का नाम बताना है। आखिर ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं? ठीक है, तो ऊर्जा का उत्तम स्रोत, व्हाट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी? तो बेस्ट जो है, सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो आपको आप उसका आंसर जो होगा आपका सौर ऊर्जा होगा। क्या होगा? सौर ऊर्जा। ठीक है, या आप सूर्य को भी मान सकते हैं। समझ में आ गया? तो उसका आंसर क्या होगा? सौर ऊर्जा या सूर्य। ओके, नेक्स्ट है प्रश्न आपका कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा N2O एवं MgO की रचना बनाना है। ठीक है, N2O और MgO की रचना बनाना है। तो इसका आंसर जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, उसको क्या करना है, आपको अच्छी तरह से उतार लेना है। ठीक है, अपने कॉपी में। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न कहता क्या आपका कि प्रश्न संख्या 14, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा, ये तो हम अभी समझा चुके हैं, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा N2O और MgO की रचना बनाना है। तो इसका आंसर आप ऊपर देख सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसको अच्छी तरह से उतार लेना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपको है 15 नंबर, जीवाश्म ईंधन क्या है? जीवाश्म ईंधन को ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत क्यों माना जाता है? आखिर हम काहे कहते हैं कि वह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो बात कर लेते हैं कि आखिर काहे कहेंगे। तो सबसे पहले हम जीवाश्म ईंधन की बात करेंगे। जीवाश्म ईंधन उसको कहेंगे, जीवाश्म ईंधन एक प्रकार का कई वर्षों पहले बना हुआ एक प्राकृतिक ईंधन है। ठीक है, जो आज से लगभग 65,000 वर्ष पहले जब पृथ्वी पर भूकंप आई थी तो बहुत सारे पेड़ पौधे जीव जंतु पृथ्वी के अंदर दब गए थे, और दबने से जो विभिन्न प्रकार के ईंधनों में कन्वर्ट हुए, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के कोयलों में परिवर्तित हो गए, तो उसको हम लोग जीवाश्म ईंधन कहेंगे। अब हम जीवाश्म ईंधन को ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्यों कहते हैं? नवीकरणीय स्रोत का मतलब कि जिस ऊर्जा का उपयोग हम एक बार करने के बाद दूसरा बार उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उसको रीयूज हम नहीं कर सकते हैं, एक बार यूज करने के बाद उसको रीयूज नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनवीकरणीय स्रोत। जैसे कोयला, अगर आप कोयला को एक बार आप जला देते हैं, कोयला को आप एक बार जला देते हैं, तो क्या आप इसका दोबारा उपयोग में ला सकते हैं? दोबारा इससे आप खाना बना सकते हैं? क्योंकि राख बन के ख़त्म हो जाता है, तो आप नहीं बना सकते हैं। अगर 1 लीटर डीजल को आप वाहन के माध्यम से उड़ा देंगे या किसी भी तरह से आप ख़त्म कर देंगे, तो क्या आप उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये जो जीवाश्म ईंधन जो है, ये कोयला बताएं, आपको डीजल बताएं, पेट्रोलियम बताएं, तो ये सब जीवाश्म ईंधन है, और इसको एक बार उपयोग करने के बाद हम दोबारा में उपयोग में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि कुछ राख बन ख़त्म हो जाएगा और कुछ धुआं बन करके उड़ जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं, प्रश्न संख्या 16। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के प्रमुख गुणधर्मों को लिखना है। ओके, तो आंसर की हम लोग बात कर लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पहले देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धाराओं और चुंबकीय सामग्री का चुंबकीय प्रभाव है। समझिएगा पुनः, चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धाराओं और चुंबकीय सामग्री का चुंबकीय प्रभाव है। किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र दोनों दिशा और परिमाण, जिसको शक्ति कहते हैं, द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। इसलिए यह एक सदिश क्षेत्र है। सदिश का मतलब कि
इसकी एक निश्चित दिशा होती है। अगर मान लीजिए कि इधर जा रहा है तो हमेशा, अगर मान लीजिए इसमें करंट हम उत्पन्न करते हैं, एक यहाँ से आया, ठीक है, अगर हम इसमें करंट उत्पन्न करते हैं, ठीक है, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव इधर तक जाएगा, इधर तक जाएगा, मतलब एक विशेष दिशा ही होगा। ये नहीं कि इसका क्षेत्र आपका इधर आने लगेगा, ऐसे कोई बात नहीं है ना। इसका क्षेत्र इधर रहेगा, ऐसे नहीं होगा। इसका कि एक निश्चित क्षेत्र होता है, एक निश्चित क्षेत्र में दिशा में प्रवाहित होता है, इसलिए इसको सदिश क्षेत्र ही बोला जाता है, यानी सदिश राशि इसको आप कह सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र गतिमान विद्युत आवेश और मूल कणों के अंतर्गत चुंबकीय आघूर्ण द्वारा उत्पादित होता है। इसे दो प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है। जो ये चुंबकीय क्षेत्र जो है, इसको आप दो प्रकार से उत्पन्न कर सकते हैं। पहला क्या है भाई? पहला है कि गतिमान आवेश द्वारा, ठीक है, गतिमान आवेश द्वारा। और दूसरा क्या है? मूलभूत कणों में निहित चुंबकीय आघूर्ण के द्वारा जो है आप इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और यदि और इसमें कुछ आपको समझना बाकी रह गया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन कीजिएगा, ज़रूर इसमें लिखिएगा, हम आपके तक निश्चित रूप से यह वीडियो भेजेंगे। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और आगे का जो क्लास होना चाहिए, किस चीज़ का होना चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक।